इमेजिन करो कि आप सुबह उठते हो और अपना पोर्टफोलियो ऐप चेक करते हो और पहली बार आपका अमाउंट 10 लाख से ऊपर होता है, 10,04,000। और ये अमाउंट काफी मुश्किलों के बाद आया है, काफी ज्यादा हार्डवर्क के बाद आया है। आपने सालों तक कंटिन्यूअसली SIP किया है, उसके कारण आया है। जब मार्केट नीचे गिर रहा था तब भी आपने पेशेंस दिखाया, जब दोस्त ट्रिप्स प्लान कर रहे थे तो आपने अवॉइड किया, और इन सब कारणों के कारण आप फाइनली 10 लाख के अमाउंट तक पहुंच चुके हो। 10 लाख का अमाउंट ये प्रूफ है कि आपके अंदर पेशेंस है और आपके अंदर वो फाइनेंशियल स्किल्स आ चुकी हैं जो आपको एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर के जाएंगी। लेकिन इस 10 लाख के अमाउंट तक पहुंचने के बाद आप कुछ भी नहीं करते हो, जैसा चल रहा था वैसा चलने देते हो। जो SIP कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते रहते हो और कोई भी फाइनेंशियल चेंज नहीं करते हो, और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि 10 लाख एक टर्निंग पॉइंट है और कुछ लोग 10 लाख तक पहुंचकर वहीं पे अटक जाते हैं और कुछ लोग उससे आगे 50 लाख, 1 करोड़ या उसके ऊपर भी पहुंचते हैं। और इन दो लोगों के बीच का जो गैप है वो कोई नॉलेज का गैप नहीं है, कोई टैलेंट का गैप नहीं है, कोई इनकम का गैप नहीं है, बल्कि 5 डिसीजंस का गैप है। और इस वीडियो में हम उन्हीं 5 डिसीजंस के बारे में बात करेंगे। 10 लाख एक इमोशनल माइलस्टोन है, ये हम सबको पता है, लेकिन मैथमेटिकली क्या होता है? अगर आपको मार्केट से 12% का भी रिटर्न मिल रहा है तो आप हर साल 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, यानी 10,000 रुपए महीने के। अगर आपकी SIP 5,000 है तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो चुका है। पहले सिर्फ आप कमा रहे थे, अब आपके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप है। 10 लाख तक पहुंचने के लिए सर्वाइवल रूल्स काम करते हैं। SIP करो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, लेकिन 10 लाख के बाद ऑप्टिमाइजेशन रूल्स काम आते हैं। और वो रूल्स क्या है? पहला, टेक इंश्योरेंस। अब मुझे पता है ये काफी ज्यादा बेसिक चीज है, कई सारे लोग इस चीज को कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कई सारे लोग इस चीज को काफी ज्यादा इग्नोर भी कर देते हैं, और इग्नोर करना काफी महंगा पड़ता है। क्योंकि जब आपके पास में से 50,000 रुपए होते हैं तो किसी भी तरीके की इमरजेंसी एक टेम्परेरी सेटबैक होती है। लेकिन अब जब आपके पास में 10 लाख रुपए हैं तो कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आपके सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। IRDAI 2024-2025 के डेटा के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 35% वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास में एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस है, यानी 65% लोग अपने फैमिली को फाइनेंशियल रिस्क में रखे हुए हैं। इसलिए आप टर्म इंश्योरेंस लो अगर आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या फिर आपके बच्चे। एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करीब 15,000 तक मिल जाएगा। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपकी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस काफी नहीं है, क्योंकि जब भी आप जॉब चेंज करोगे या फिर अगर आप लेड ऑफ हो जाओगे तो आपका ये इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। इसलिए अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी ज्यादा जरूरी है। 5 से 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको 8 से 15,000 रुपए तक मिल जाएगा। आपने अपनी मेहनत से जितना भी सेव किया है, इंश्योरेंस उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड, शिफ्ट योर इमरजेंसी फंड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू लिक्विड फंड। ये लगभग कोई भी नहीं करता, लेकिन इससे आपको 15 से 25,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है। 10 लाख से पहले सेविंग अकाउंट ठीक था, एक्सेसिबल था, सेफ था, लेकिन सेविंग अकाउंट पे आपको सिर्फ 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। FD में आपको 6 to 7% का रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके अलावा लिक्विड फंड भी होता है जहाँ पे भी आपको 6 to 7% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन FD और लिक्विड फंड में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर आप FD विड्रॉ करते हो 1 साल से पहले तो आपको पेनल्टी देना पड़ता है। TDS ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, जिसके कारण कंपाउंडिंग इंटरप्ट होता है। लिक्विड फंड में कोई भी लॉक इन नहीं होता, कोई भी पेनल्टी नहीं होता है। जब आप विड्रॉ करते हो तो सिर्फ 1 बिजनेस डे में आपको आपका पैसा मिल जाता है। TDS ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं होता। टैक्स सिर्फ तभी लगता है जब आप रिडीम करते हो, इसके कारण कंपाउंडिंग इंटरप्ट नहीं होता। सो ओवरऑल लिक्विड फंड एक बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके इमरजेंसी फंड के लिए। थर्ड, क्लियर पोर्टफोलियो क्लटर। अब ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 10 लाख का सफर आसान नहीं होता है। इस जर्नी में काफी कुछ होता है। किसी फ्रेंड ने कोई स्टॉक टिप दिया, आपने वो ले लिया। किसी ने कहा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर लिया। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको किसी स्मॉल कैप फंड का रिकमेंडेशन आया, आपने वो भी ले लिया। और इन सब के कारण आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा अनप्लान्ड और मेसी हो चुका है। 8 से 10 फंड हैं, 2 से 3 रैंडम स्टॉक्स हैं, 1-2 इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, कोई क्रिप्टो है जो 60% लॉस में चल रहा है। इन सब को आपको ऑडिट करने की जरूरत है और आपको पूछने की जरूरत है कि क्या इन सब इन्वेस्टमेंट को आप अभी भी करोगे। अगर जवाब ना है तो इन सब को रिमूव करो, इन सब को क्लियर करो, क्योंकि इन सब अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट में जितना भी पैसा लगा है उन सब पैसे को प्लान तरीके से इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। और टैक्स प्लानिंग। 10 लाख से पहले टैक्स प्लानिंग काफी ज्यादा सिंपल थी, लेकिन अब ये काफी ज्यादा डिफरेंट गेम हो चुका है। और अगर आप अभी भी टैक्स प्लानिंग नहीं करते हो तो आपको हर साल काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप जो कर सकते हो वो है LTGC हार्वेस्टिंग। इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में 1 लाख तक का कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। इसलिए हर साल मार्च में आप कैलकुलेट करो कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर ये अमाउंट 1 लाख से कम है तो आप सेल कर दो और कुछ दिनों बाद आप वापस से बाय कर लेना। इससे क्या हुआ? इससे आपका गेन रियलाइज्ड हो गया और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स के ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को
को कंपेयर करो, अपने पूरे डिडक्शन को चेक करो, दोनों में से सबसे कम टैक्स आपको किस में लग रहा है और उसे चूज करो। एक सीए के साथ में आपको बैठना चाहिए और ये सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। 5. डिफाइन नेक्स्ट माइलस्टोन, मेक डिफरेंट बकेट्स फॉर डिफरेंट गोल्स। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही वो पॉइंट है जो ये डिसाइड करता है कि आप 10 लाख से ऊपर जाओगे या फिर 10 लाख तक ही लिमिटेड रह जाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पूरा का पूरा 10 लाख कहाँ पे इन्वेस्टेड है और अगर आपका जवाब है सिर्फ सेम म्यूचुअल फंड्स में, तो फिर ये गलत है, क्योंकि हमारे लाइफ में काफी सारे डिफरेंट गोल्स होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मीडियम टर्म गोल्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। इन सभी गोल्स के लिए आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बकेट्स बनाने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि 1 से 3 साल तक का गोल्स, जैसे कि इमरजेंसी फंड, वेकेशन या फिर कोई गैजेट, इन सब के लिए आपको एक डिफरेंट बकेट बनाना है और इन सब के लिए आपको इन्वेस्ट करना है लिक्विड फंड्स में या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड में। शॉर्ट टर्म गोल्स को आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है और अगर मार्केट गिरता है तो आपके गोल्स पर भी इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है मीडियम टर्म गोल्स, यानी कि 3 से 7 साल तक का गोल, जैसे कि वेडिंग, हाउस का डाउन पेमेंट या फिर हायर एजुकेशन। इन सभी गोल्स के लिए आपको किसी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, यानी कि डेट और इक्विटी दोनों का एक्सपोजर चाहिए। ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है लेकिन काफी ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करता है। लास्ट है लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि 7 साल से ऊपर का गोल, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर अर्ली रिटायरमेंट। इन सभी गोल्स के लिए आप प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स, क्योंकि इन गोल्स के लिए आपको सिर्फ ग्रोथ चाहिए, आप यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हो। ये अलग अलग बकेट बनाने से फायदा क्या होगा? अगर आप ये बकेट्स नहीं बनाओगे तो आप किसी भी तरीके की इमरजेंसी के लिए आप अपना मेन फंड ही खाली करोगे, लेकिन अब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप लॉन्ग टर्म फंड टच नहीं करोगे। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है, मीडियम टर्म गोल के लिए आपने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है। किसी भी तरीके के हिकअप, किसी भी तरीके की इमरजेंसी आपको आपके गोल्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अब ये देखते हैं कि अगर आप ये सब कुछ नहीं करोगे तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपके पास में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है तो सिर्फ एक मेडिकल इवेंट आपके पूरे कॉर्पस को जीरो कर सकता है। अगर आपका इमरजेंसी फंड अभी भी सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो आपको हर साल 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी भी क्लटर्ड है, कई सारे रैंडम फंड्स या फिर रैंडम स्टॉक्स अभी भी मौजूद हैं, तो हर साल इंटरेस्ट में 102% का लॉस हो रहा है। अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको हर साल 12 से 15 हजार का लॉस हो रहा है। और आप हर एक गोल्स के लिए डिफरेंट बकेट नहीं बनाते हो तो उससे क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म प्रेशर में लॉन्ग टर्म गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। इसके अलावा 10 लाख तक पहुंचने के बाद फाइनेंशियल ट्रैप्स से भी बचने की जरूरत है, और अगर आपको जानना है वो फाइनेंशियल ट्रैप्स क्या हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।